Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Kamran Zai, and in this video session we will be discussing the drug court. If you can recall our some previous video sessions regarding the drug inspector and the government analyst, we have discussed their various roles and functions, duties, etc. The inspector's prime duty was to ascertain that whether the several sections, or not the several sections, the whole drug act and the relevant rules are being followed by the licensee in letter and spirit or not. If he find any contravention or he suspect that there is a contravention of this act, he may inspect, may take the sample, and with a view to furnish any evidence, and the samples are sent to the government analyst. After proper testing and analysis of the sample, government analysts provide some evidence, if any, in the form of a report to the drug inspector. And this is the drug inspector that institute a case in front of our drug court, and this is the drug court which decide the case whether the contravention of act is severe enough to be punished under section 27 or not. Okay, so today we will be discussing the drug court. For the purpose of clarity, I repeat, ड्रग इंस्पेक्टर अपनी फाइंडिंग्स शेयर करेगा कंसर्न बोर्ड के साथ. कंसर्न बोर्ड अगर समझता है कि ये कोर्स ड्रग कोर्ट में जाना चाहिए, पनिशेबल है अंडर दिस एक्ट, तो वो कोर्स ड्रग कोर्ट को भेजा जाएगा. ओके, अब ड्रग कोर्ट को क्या करना है ये हम और आप बेहतर, मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं कि कोर्ट में मामला उसी वक्त जाते हैं जब दो फरीक में किसी किस्म का झगड़ा होता है, कुछ डिसाइड नहीं हो पाती. इस केस में क्या है कि पनिशमेंट होनी है या नहीं होनी, एक चीज़. दूसरी चीज़ कि क्या जो आर्टिकल्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्ट में इस्तेमाल हुए हैं उन्हें कॉन्फिस्केट किया जाए या कॉन्फिस्केट ना किया जाए, जब्त किया जाए या ना किया जाए. ये दोनों चीज़ें ड्रग कोर्ट डिसाइड करेगा, मतलब पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन. तो ज़रा हम पहले ड्रग कोर्ट को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम पेनल्टीज़ का एक ओवरव्यू ले लेंगे और कॉन्फिस्केशन के बारे में देख लेंगे, या डील इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन जो चीज़ें पहले आ जाएगी हम उसे देख लेंगे. बहरहाल इन दो चीज़ों का मेनली हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग द ड्रग कोड. अच्छा, पहले हम देखते हैं ड्रग कोड क्या है. अंडर सेक्शन 31 हेडिंग ड्रग कोड की है. Subsection 1 of 31 says the federal government may by notification in the official gazette establish as many drug court as it considered necessary, and where it establish more than one drug court shall specify in the notification the territorial limits within which or the class of cases in respect of which each one of them shall exercise jurisdiction under this act. Okay, तो बात क्या सामने आ रही है, बात ये आ रही है, इसमें गौर कीजिएगा कि इधर बात की जा रही है फेडरल गवर्नमेंट की, नॉट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. सो ड्रग कोर्ट विल ओनली बी सेट अप बाय द फेडरल गवर्नमेंट, नॉट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. एक पॉइंट. दूसरा ये पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि हर प्रोविंस में एक ड्रग कोर्ट होगी. नो, फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि एक एरिया में जितनी ड्रग कोर्ट्स बनाना चाहे बना दें. बस ड्रग कोर्ट के हवाले से, इनके फंक्शन के हवाले से दो चीज़ें वो डिफ़ाइन कर सकते हैं उसी नोटिफिकेशन में. एक तो लिमिट्स आ जाएंगी, टेरिटोरियल लिमिट्स. यहाँ ख्याल रखिएगा, यहाँ टेरिटोरियल लिमिट्स की बात आई है जब यही चीज़ आपने इंस्पेक्टर के हवाले से सेक्शन 17 में पढ़ी थी और सेक्शन 16 में गवर्नमेंट एनालिस्ट के हवाले से पढ़ी थी. वहाँ पर लोकल लिमिट की टर्म इस्तेमाल की गई थी. तो ड्रग कोड के हवाले से टेरिटोरियल लिमिट का इस टर्म इस्तेमाल की गई है. सिनोनिम के तौर पर आप जोग्राफिकल लिमिट कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर सिंध में ड्रग कोड बनाई जा रही है तो हो सकता है कि सिंध में ड्रग कोड बता दी जाए कि भाई ये अगर कराची में है तो कराची के जो इस वक्त आज की तारीख में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स को ये ड्रग कोड 1 डील करेगी, 3 डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रग कोड 2 डील करेगी, या डिवीजन वाइज कर दें, वो किया जा सकता है. दूसरा ये हो सकता है कि
फेडरल गवर्नमेंट उसी नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर दे कि ड्रग कोड 1 विल डील ऑल द केसेस रिलेटेड टू दी वायलेशन ऑफ लेबलिंग, कॉपीराइट एटसेट्रा, और ड्रग कोड 2 स्पूरियस और एडिटेड ड्रग से रिलेटेड केसेस देखिएगी। ड्रग कोड 3 इसी तरीके से, मतलब किसी और तरीके के केसेस, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रिलेटेड केसेस, ड्रग कोड 4 वैक्सीन रिलेटेड केसेस, मतलब इस तरह भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हैं। जनरली अभी तक जो ड्रग कोड के नोटिफिकेशंस मैंने देखे हैं उनमें टेरिटोरियल लिमिट्स हैं, क्लास ऑफ ड्रग का मैंने अभी तक कोई नोटिफिकेशन देखा नहीं है। अच्छा, यहीं पर एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है अगर हाँ, ये एक अच्छी एक्सरसाइज रहेगी। एक्सरसाइज क्या है, आप थोड़ा टाइम निकाल कर सिंध में ड्रग कोर्ट के हवाले से रीसेंट नोटिफिकेशन ज़रा ढूंढ लीजिए, गूगल कर लें, आपका मिल जाएगा, और फिर उस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा कि उस नोटिफिकेशन की वर्डिंग किस तरीके की होती है। ढूंढिएगा रीसेंट नोटिफिकेशन को ढूंढने की। अगर रीसेंट नोटिफिकेशन ना मिल सके तो मतलब कोई भी नोटिफिकेशन आप ज़रूर देख लें ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए रिगार्डिंग दिस सेक्शन 31 जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ओके, देन कम्स दी सबसेक्शन 2। अब यहाँ सबसेक्शन 2 में बात आ रही है कंपोजिशन की। अब ड्रग कोर्ट है, ड्रग कोर्ट में कुछ मेंबर्स होंगे या बस एक ही जज होगा? सवाल आया जहन में, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा सबसेक्शन 2 में। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ ड्रग कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन और इज क्वालिफाइड। तीन चीज़ें आ गई हैं, जो ऑलरेडी हो, प्रेजेंटली हो, या रह चुका हो, या क्वालिफाई करता हो फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट के मौजूद जज ड्रग कोर्ट का मेंबर हो सकते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ड्रग कोर्ट के मेंबर हो सकते हैं, और वो साहब जो हाई कोर्ट के जज बनने की अहलियत रखते हैं, मतलब है नहीं, he is not currently or in the past was the judge of the high court, but he is qualified to become the judge of a high court। ये तीन क्राइटेरियाज में से कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा होगा तो वो कैंडिडेट, वो साहब ड्रग कोर्ट का मेंबर होंगे, और ना सिर्फ मेंबर होंगे, ही शैल बी द चेयरमैन। ठीक है, अब जब चेयरमैन की बात हो रही है तो और मेंबर्स भी होंगे। अब इसके बाद क्या आ रही है बात, एंड 2 मेंबर्स being persons who in the opinion of the federal government are experts in the medical or pharmaceutical field। तो टोटल बात क्या हो रही है, ड्रग कोर्ट विल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। 3 मेंबर्स में से एक होगा चेयरमैन, एंड चेयरमैन सिर्फ वो होगा जो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, हाई कोर्ट के सर्विंग जज हो, या क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हो टू बिकम द जज ऑफ द हाई कोर्ट। और 2 मेंबर कौन होंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट समझती है कि दे आर एक्सपर्ट इन द मेडिकल और फार्मास्यूटिकल फील्ड। और एक्सपर्ट कौन होता है, एक्सपर्ट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई विल ब्रीफली शो इट ऑन द स्क्रीन। Here you can see the definition of expert and I think we have already discussed it, that expert mean especially through university education and experience in the relevant field। अच्छा, ये जब हमने डिस्कस किया था तो हमने बात यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तो कर ली थी, और हमने कहा था कि बैचलर डिग्री है, मास्टर्स है, इवन पीएचडी है। ओके, यूनिवर्सिटी लेवल पे बंदा गया हो और एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस कितना होगा ये यहाँ पर क्लियर नहीं है, एंड एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपर्ट्स इन द ड्रग कोड, तो ड्रग कोड के एक्सपर्ट्स कौन होंगे इस डेफिनेशन के लाइट में, वो जिनके पास एक यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन होगी और एक्सपीरियंस होगा। कितना एक्सपीरियंस होगा ये देखते हैं, कितना एक्सपीरियंस होगा, यहाँ एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ, लेकिन बात क्या है, इन द ओपिनियन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर एक्सपर्ट्स। तो अब फेडरल गवर्नमेंट ही क्राइटेरिया सेट करेगी कि जिन एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना है, जिन जो एक्सपर्ट ड्रग कोर्ट के मेंबर होंगे उनका मतलब वो कब एक्सपर्ट कहलाएंगे, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, इट विल बी डिसाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है,
अच्छा, और फिर प्रोवाइडेड के साथ जो लिखा है, प्रोवाइड के साथ ये लिखा हुआ है कि अगर किसी किस्म की बेल एप्लीकेशन है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट मतलब तीनों मेंबर्स मौजूद हों। सिर्फ चेयरमैन के साथ कोई एक मेंबर भी अगर मौजूद होगा तो ड्रग कोर्ट का कोरम बन जाएगा। अच्छा, फुल कोरम किसे कहते हैं? कोरम का मतलब ये होता है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एनी बोर्ड ऑफ एनी मीटिंग दैट गिव्स द लीगैलिटी वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन। अगर उससे कम मेंबर होंगे तो उस मीटिंग या बोर्ड के डिसीजन की कोई अहमियत नहीं होगी। तो यहाँ ड्रग कोर्ट के कोरम की बात कर दी है कि 3 मेंबर्स तो हैं, इन 3 में से अगर 2 होंगे इंक्लूडिंग द चेयरमैन, बेल की एप्लीकेशन को हेयर किया जा सकता है। तीनों मेंबर्स का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की ड्रग कोर्ट, इसकी ड्रग कोर्ट की बात की। अपॉइंट कौन करेगा? मतलब फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, फेडरल गवर्नमेंट। कंपोजिशन क्या होगी? कंपोजिशन हमने डिस्कस कर ली, एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स एक्सपर्ट। उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं सबसेक्शन 3 में कि A drug court shall sit at such place or places as the federal government may direct। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये कैपिटल ऑफ द प्रोविंस में हो, किसी भी जगह पर जहाँ फेडरल गवर्नमेंट कहती है यहाँ ड्रग कोर्ट का ऑफिस होगा तो वहाँ पर ड्रग कोर्ट बन जाएगी। ठीक है, सिंपल, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब फिर बात याद है कि ड्रग कोर्ट तो है। अब हमने या हम अब तक जिन ड्रग्स नॉट द ड्रग्स जिन कोर्ट से वाकिफ़ हैं, हमारे जहन में पहला नाम आता है सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा हम कहते हैं, हाई कोर्ट्स, अदालत आलिया। उसके बाद फिर इससे नीचे जब हम आते हैं तो सिटी कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, इस तरीके की कोर्ट्स फिर हमारे जहन में आती हैं। ड्रग कोर्ट को फिर हम किस तरीके से देखेंगे, या यूँ कह लें कि ड्रग कोर्ट की पावर या जो प्रोसीजर्स होंगे वो ड्रग कोर्ट की पावर किसके बराबर होंगी? हाई कोर्ट के बराबर होंगी, सेशन कोर्ट के बराबर होंगी, या अदर जो बैंकिंग कोर्ट्स हैं, या आप लोगों ने अभी नैब कोर्ट्स का नाम सुना हुआ होगा, या एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स होती हैं, मतलब कस्टम कोर्ट्स हैं, तो कौन सी कोर्ट्स होंगी? पावर किस कोर्ट के बराबर होगी इसकी? तो हमने जब पढ़ा नंबर सबसेक्शन 4 को हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ ड्रग कोर्ट इस सवाल के जवाब की तलाश में कि ड्रग कोर्ट की पावर किस कोर्ट के बराबर होंगी। अ ड्रग कोर्ट शैल हैव ऑल द पावर्स कॉन्फर्ड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑन अ कोर्ट ऑफ सेशन एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट की जो पावर्स हैं वो ही पावर्स ड्रग कोर्ट की होंगी। अच्छा, जब सेशन कोर्ट की पावर हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके डिसीशंस के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। अगर कोई बंदा मतलब जो कंप्लेन जो अक्यूज्ड है, इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड तो वो अपील करेगा। अच्छा, तो इसका अपील कर सकता है या नहीं कर सकता, पहले तो हम ये देखते हैं। इसका जवाब देखने के लिए हमने रेफ़र किया सबसेक्शन 7 को, शायद इसमें इसका जवाब हो। इसमें जो इसका जवाब लिखा है वो ये लिखा, अ पर्सन सेंटेंस्ड बाय अ ड्रग कोर्ट मे प्रीफर एन अपील टू अ बेंच ऑफ द हाई कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस विद इन 30 डेज ऑफ द जजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक ड्रग कोर्ट ने डिसीजन सुनाया, और ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ड्रग कोर्ट पेनल्टीज अवॉर्ड कर सकती है, बरी भी कर सकती है ना, मतलब सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, इंस्पेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सका तो ठीक है, उसे आप बरी कर दोगे, कोई सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, या एविडेंसेस सफिशिएंट हैं तो उसे सज़ा सुना दी जाएगी अंडर सेक्शन 27 जिसमें पेनल्टीज मौजूद हैं। तो अगर कोई शख्स ये समझता है कि सज़ाएं सही नहीं सुनाई गई या इनमें नरमी होनी चाहिए तो वो अपील कर सकता है, अपील का हक तो है उसके पास। वो अपील कहाँ करेगा? वो अपील करेगा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में ख्याल रखिएगा कि हाई कोर्ट में जब इसकी अपील सुनी जाएगी तो जो बेंच होगा उसमें कम से कम 2 जजेस होंगे हाई कोर्ट के, और ये अपील करेगा 30 डेज़ के अंदर। जैसे ही उसका जजमेंट सुनाया जाता है, सुनाए जाने के बाद यकीनन उसको फिर कॉपी मिलेगी जजमेंट की, सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर उसे अपील करनी है हाई कोर्ट में, अगर वो समझता है कि उसे इफ़ ही इज़ ग्रीव विद द डिसीजन ऑफ द ड्रग कोर्ट। अच्छा, इसके बाद फिर एक और सवाल होता है कि ड्रग कोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह ड्रग कोर्ट काम करेगी? नॉर्मल कोर्ट की तरह काम करेगी या इसके काम करने का तरीक़ेकार अलग होगा?
तो इसे वाजे कर दिया गया है। देखें सब सेक्शन 4 में हमने देखा था पावर्स की बात की थी, ठीक है। और जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर की बात आ रही है सब सेक्शन 6 में। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर भी वो ही हैं जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बताए गए हैं। मतलब इन शॉर्ट हम यूं कह लें, हम इसे इस तरीके से कह लें कि जिस तरीके से सेशन कोर्ट की पावर्स हैं ड्रग कोर्ट के पास, इसी तरीके से सेशन कोर्ट का ही प्रोसीजर ड्रग कोर्ट को फॉलो करना है, जो प्रोसीजर लॉ में लिखा हुआ है कोर्ट के हवाले से। ठीक है, अब चूंकि हमारा ये डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, वरना हम इसे मज़ीद डिस्कस करते, शायद कुछ अलग वीडियोस बना के इसमें डालिए, लेकिन नॉट ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर, मे बी आफ्टर दिस सेमेस्टर, एंड इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग बेटर अबाउट द सब्जेक्ट। तो अब हम इसको ज़रा समेटते हैं, समराइज करते हैं कि व्हाट इज़ रिटन अंडर सेक्शन 31। समराइज कर लेते हैं। सेक्शन 31 में ड्रग कोड के बारे में लिखा था, फेडरल गवर्नमेंट सेटअप करेगी, एक से ज़्यादा सेटअप हो सकती हैं, ये जोग्राफिकल लिमिट्स बताई जाएंगी, और ड्रग की क्लासेस की बेसिस से भी ड्रग को डिफाइन इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। ड्रग कोड की कंपोजिशन की बात हुई। कंपोजिशन क्या होती है? एक चेयरमैन होगा, और चेयरमैन या तो हाई कोर्ट का जज हो, या रह चुका हो, या क्वालिफाई करते हो टू बिकम द जज ऑफ हाई कोर्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चीफ जस्टिस, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी जज। और 2 अदर मेंबर्स होंगे जो एक्सपर्ट होंगे इन द ओपिनियन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक। ड्रग कोर्ट की पावर क्या होंगी? पावर होंगी जो पावर सेशन कोर्ट की होती हैं। ड्रग कोर्ट किस प्रोसीजर को फॉलो करेगी? उसी प्रोसीजर को फॉलो करेगी जो सेशन कोर्ट के हवाले से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में मेंशन है। अच्छा, फिर सवाल ये आता है कि अगर किसी शख्स को सज़ा सुनाई गई है, ड्रग कोर्ट ने, तो उसके खिलाफ अपील कर सकता है या इसका ऑर्डर फाइनल होगा? तो यस, इधर ये लिखा हुआ है कि जिसे सज़ा सुनाई गई है तो वो हाई कोर्ट के बेंच में अपील कर सकता है विद इन 30 डेज, और उस बेंच में 2 जजेस से कम नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा जजेस हो सकते हैं। ठीक है, रफली ये चीज़ें थी इसमें ड्रग कोड के हवाले से। अच्छा, एक हमने ड्रग कोड के बारे में ब्रीफ इंट्रो दिया था, तो हमने कहा था कि इसमें हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो पेनल्टीज़ की बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे फोरफीचर, जब्त करने की बात करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को ज़रा ब्रीफली हम देख लेते हैं। पहले हम ज़रा फोरफीचर की बात कर लेते हैं। फोरफीचर कहाँ लिखा हुआ? इधर ही कहीं था, यस, अंडर सेक्शन 29। ये पूरा टेक्स्ट फोरफीचर अंडर सेक्शन 29 सब सेक्शन 1। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट यकीनन आप लोगों में से कुछ लोग पहले से पढ़ चुके होंगे जब हमने क्विक ओवरव्यू लिया था। इधर मैं इसकी सिर्फ समरी बता देता हूँ कि व्हेन एनी पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट, मतलब कंट्रीवेंशन की है उसने किसी एक्ट की, तो ड्रग कोर्ट में ऑर्डर दैट द स्टॉक ऑफ ड्रग और सब्सटेंस बाय मीन ऑफ और इन रिलेशन टू विच द ऑफेंस वाज कमिटेड। ठीक है, मेनली इस पर गौर कीजिएगा कि वो चीज़ें जो उसकी पोजीशन में थी या जिनके थ्रू कॉन्ट्रवेंशन की गई, या एनीथिंग ऑफ अ सिमिलर नेचर बिलोंगिंग टू एंड पोजीशन ऑफ द अक्यूज्ड, तो उसे जब्त किया जा सकता है। फोरफीचर को हमने शायद पहले भी डिस्कस किया है, हम रिपीट कर देते हैं। फोरफीचर का मतलब ये है कि जो एक लीगल ओनर था किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी थी जिसमें स्पूरियस ड्रग्स ट्रांसपोर्ट की जा रही थी, उसका एक कोई लीगल ओनर था, लेकिन जब उस बंदे को सज़ा सुनाई गई ड्रग कोर्ट ने, और ड्रग कोर्ट में ये इस्टेब्लिश हुआ कि गाड़ी जो इन साहब के नाम थी, वो गाड़ी इस ड्रग की स्मगलिंग कह लें, इस पूरे ड्रग की ट्रांसपोर्टेशन कह लें, डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, उसमें एक्टिवली इस्तेमाल हुई है, और इंस्पेक्टर ने इस्टेब्लिश किया कि डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे ये साहब और गाड़ी का इम्पोर्टेंट रोल था, और सज़ा भी सुना दी गई है, तो वो गाड़ी जब्त की जा सकती है। जब्त का मतलब ये है कि जो लीगल ओनर था, ही इज़ नो लॉन्गर द लीगल ओनर ऑफ दैट व्हीकल of any article, and now the ownership has been transferred to the government concerned। मतलब जिसके मतलब आमतौर पर जब ड्रग कोर्ट, सॉरी अभी हम यहाँ पर ड्रग कोर्ट ही की बात कर लेंगे, ड्रग कोर्ट जब भी किसी आर्टिकल को फोरफीट करेगी तो वो रेफर कर देगी फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। वर्डिंग ढूंढते हैं,
देखिए आप वर्डिंग पर जाएंगे, ज़बानी एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, बी फोरफिटेड मतलब व्हीकल, वेसल और एनी कन्वेंस यूज्ड इन कैरिंग सच ड्रग बी forfeited to the federal government or as the case may be the provincial government। ठीक, फोरफीचर जो जिसको सज़ा सुनाई गई है और ड्रग कोर्ट में स्टैब्लिश हुआ कि हाँ इसके जो कॉन्ट्रावेंशन है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, ड्रग कोर्ट समझती है उसको जब्त करने का हुक्म सादिर कर सकती है और इट विल बी फोरफिटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेंगे, ओनरशिप अब इनकी आ गई है, ये दोनों गवर्नमेंट जब्त शुदा सामान को जिस तरीके से चाहें डिस्पोज कर दें। कहाँ लिखा हुआ है, मे बी डिस्पोज ऑफ एज दैट गवर्नमेंट मे डायरेक्ट। पूरा जुमला पढ़ लेते हैं, be forfeited to the federal government or as the case may be the provincial government and upon such order being made such drug substance implements receptacle packages or coverings animal vehicle मतलब कोई भी चीज़ों के जब्त हुई हो, वैसे से कन्वेंस may be dispose of as that government may direct। अब गवर्नमेंट कुछ भी करे, गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स के थ्रू इस्तेमाल करा है, अगर ड्रग आर्टिकल्स सही हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग की क्वालिटी सही है लेकिन ड्रग अनरजिस्टर्ड थी, किसी तरीके से यूज़ हो सकती है, उसे यूज़ करा दिया जाए वरना उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ड्रग की क्वालिटी कम है, डेफिनेटली डिस्ट्रॉय की जाएगी, या स्पूरियस ड्रग है तो जितना ही मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। कोई ऐसी चीज़ें फॉर एग्जांपल कन्वेंस एनिमल्स व्हीकल्स पैकेजेस जो यूज़ हो सकते हैं तो गवर्नमेंट अब जिस तरीके से चाहे यूज़ कर सकती है। आमतौर पर ये चीज़ें क्योंकि इनकी अच्छी हालत होती नहीं है तो इन्हें वैसे भी गवर्नमेंट अगर यूज़ करेगी, गवर्नमेंट कहाँ रखती फिरेगी, तो नॉर्मली ऑक्शन कर दी जाती है चीज़ें। लेकिन यहाँ ऑक्शन में लिखा हुआ ओपन एंड गवर्नमेंट कंसर्न गवर्नमेंट जिस तरीके से इस सामान को यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकती है। अच्छा, सबसेक्शन 1 में हमने बात की थी एनी आर्टिकल, एनिमल, व्हीकल, एनीथिंग, ठीक है, इन चीज़ों की बात की थी। अब आर्ट सबसेक्शन 2 में भी तकरीबन यही बातें, बट नाउ हेयर इट इज़ डीलिंग विद द ड्रग इटसेल्फ दैट ड्रग कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। मतलब एक ड्रग है जो कि इस पूरे से इसको पार्टली हमने पिछले अभी डिस्कस किया है, उसी चीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बस यूँ समझ लें कि सबसेक्शन 2 इज़ एक्सक्लूसिवली डीलिंग द स्टॉक ऑफ अ ड्रग। कोई ऐसी ड्रग है, इस पूरे ड्रग पकड़ी गई है, एडिलेटेड ड्रग पकड़ी गई है, तो अब वो फोरफिट हो जाएगी, बी फोरफिटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट और द केस में भी द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और अगेन ये उनका प्रोविजन है, इन गवर्नमेंट का इनका इस्तेहकाक है कि वो इन ड्रग्स को किस तरीके से यूज़ करें। इन ड्रग्स को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है और उनको किसी और तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है। डिस्पोज का मतलब डिस्ट्रॉय करना नहीं है, डिस्पोज का मतलब है कि इनको मतलब जहाँ पर मौजूद है चीज़ इसको बस इस्तेमाल कर लिया जाए। ये डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, किसी को गिफ्ट भी की जा सकती है, मतलब कोई भी चीज़ गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में नहीं रखेगी, इसे निकाल देंगे। डिस्पोज का टर्म आप लोगों ने जब आपने इंस्पेक्टर का प्रोसीजर पढ़ा था वहाँ पर भी डिस्पोज का वर्ड पढ़ा था कि उसने सैंपल कलेक्ट किया है, सैंपल के 5 पोर्शंस डिवाइड किए हैं और उसके बाद उन पोर्शंस को डिस्पोज किया है, अपने पास नहीं रखा, आगे भेज दिया। इसी तरीके से जब गवर्नमेंट एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट बनाता है तो उधर भी गालिबन डिस्पोज का वर्ड है। अच्छा, अब तक हमने फोरफिचर की बात की, ज़रा पेनल्टीज़ पर भी एक कोई फ्यू ले लें। इसे आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं भी सिर्फ रीड ही कर पाऊँगा इसे बस एक दो चीज़ों पे ज़रा फोकस कर लें। किसी एक चीज़ को हम देख लेते हैं। मतलब ये इसमें चीज़ आ गई कि अगर हु एवर हिमसेल्फ और बाई एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मतलब ये चीज़ आएगी ABC जिसमें अगर ये काम करता है तो शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years और मोर देन 10 years एंड विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। अच्छा, अब इसमें बस वर्डिंग पे गौर कीजिएगा। पनिशमेंट की नेचर आप देख लीजिए, कैद हो सकती है, फाइन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वर्डिंग्स पे ज़रा गौर करें। यहाँ वर्डिंग जहाँ पर पनिशमेंट की बात आ रही है, पनिशमेंट के बाद यहाँ तक है 10 years की बात है, एंड की बात आ रही है, एंड विद फाइन।
ठीक है, तो एंड विद फाइन का मतलब ये है कि पनिशमेंट भी होगी, कैद भी की सज़ा भी सुनाई जाएगी 3 से 10 साल, और फाइन भी होगा। अब कितना फाइन होना है, कितनी सज़ा सुनानी है, ये डिसाइड करेगी ड्रग कोर्ट। और ड्रग कोर्ट के पास होते हैं एविडेंस, फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी होते हैं जिसके बेसिस पर डिसीजन होता है, और एविडेंसेस कौन प्रोवाइड करेगा, इंस्पेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से आगे किसी और सेक्शन में भी ऐसे ही पेनल्टी को क्विकली ज़रा हम देख लेते हैं। ये देखिए, सब सेक्शन 2 में जो पेनल्टी है, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years विद फाइन और विद बोथ। अच्छा, एक मिनट ज़रा पीछे देखूं कि ये और विद बोथ का वर्ड कहीं मैंने मिस तो नहीं कर दिया। नहीं, यहाँ हाँ, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि देखें यहाँ पर क्या वर्डिंग लिखती है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपये। यहाँ पर डेफिनेट है कि इम्प्रिजनमेंट भी होगी और फाइन भी होगा, जबकि सबसेक्शन 2 में जो सज़ा लिखी गई है वो ये है कि शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म और अवर विद फाइन विच में एक्सटेंड टू इतना और विद बोथ। इसका मतलब और विद बोथ का मतलब ये यहाँ से जो चीज़ आ रही है वो ये है कि अगर ये जो वायलेशन है अंडर सबसेक्शन 2 जो वायलेशन है, जिसमें ए बी सी डी ई क्लॉज तक मेंशन है, इनमें सिर्फ पनिशमेंट भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट, सिर्फ फाइन भी हो सकता है, और ये दोनों भी सुनाई जा सकती हैं। तो पेनल्टीज़ को स्क्रीन पे डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये पॉइंट हाईलाइट करना था कि कहीं पर एक्ट में ये लिखा हुआ है कि सज़ा और जुर्माना दोनों सुनाए जाएंगे, कहीं पर ये लिखा हुआ है कि सज़ा मतलब सज़ा कैद भी अलग सुनाई जा सकती है, जुर्माना भी सिर्फ आयद किया जा सकता है, और दोनों मतलब इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ मे बी अवॉर्डेड बाय द ड्रग कोर्ट। ठीक, सिमिलरली आप सब सेक्शन 3 की पनिशमेंट को देख लें, आखिरी वर्ड देख लें, और विद बोथ मतलब वही चीज़, सिर्फ सज़ा भी हो सकती है, सिर्फ कैद भी हो सकती है, सिर्फ फाइन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि जुर्म की ग्रेविटी क्या है, और ये ग्रेविटी विल बी डिसाइडेड बाय द ड्रग कोड। सिमिलर इज द केस विद द सबसेक्शन 4 of section 23. I hope it is clear now. Section 28, penalty for subsequent offense. I think you can simply read it and it will be much clear now. I don't need to explain it any further. तो यहाँ तक आते हुए अब तक हमने ड्रग कोड को डिस्कस किया, और हमने 2 पॉइंट जो हाईलाइट किए थे कि ड्रग कोड के कॉन्टेक्स्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द फोरफीचर एंड द पेनल्टीज। ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, अगेन एक और एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग कर सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इफ़ यू कैन फाइंड आउट द करंट कंपोजिशन ऑफ ड्रग कोड इन सिंध। ड्रग कोड तो यकीनन इस्टेब्लिश होगी ना, सिंध में कोई ना कोई ड्रग कोड काम कर रही होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि सिंध में ड्रग कोड ना हो। ड्रग कोड यकीनन होगी। आप लोग क्विकली गूगल कर लें, ड्रैप की साइट देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की साइट देख लें, कहीं की भी आप साइट देखिए, कोशिश करें कि ड्रग कोड की कंपोजिशन क्या है, आज की तारीख में ड्रग कोड का चेयरमैन कौन है और एक्सपर्ट कौन है। ठीक है, आई होप यू कैन डू दिस एक्सरसाइज, ये सिर्फ आपका इंटरेस्ट इंक्रीज करेगी। सो हियर the length of video demands the conclusion of this session. So a quick summary: in this session we have discussed about the drug code. Federal government will establish a drug code. It will be consisted of 3 members. One will be the chairman, and his qualification would be good enough to become the judge of the high court, and 2 other members will be the expert in the opinion of federal government. The powers of the drug court shall be equal to that of a session court. The procedure of drug court, like the drug court shall also follow the procedure of a session court. Forfeiture, it is only the drug court that will decide whether the stock of the drug seized by the inspector during the exercise of his power will be forfeited or not. Similarly, the articles seized during the exercise of the power of the inspector will be forfeited or not. And what is forfeiture? Forfeiture means the change of ownership
to the federal or the provincial government, and federal and provincial government will dispose of these forfeited articles in the manner they please. Similarly, we have discussed the penalties under section 27. uh, you will read it by on your own. I have just mentioned that the penalties are of two nature: one imprisonment and second one is fine, and it is a drug code who may award imprisonment only in certain cases, fine only, or both. Okay, it is the at the discretion of the drug court. ठीक है, हम यहाँ इस सेशन को कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिटी रिक्वायर्ड है, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।